नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को जय हिंद। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज के क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके टीआरई 4 के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहीं से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए प्लीज़ आप लोग सेशन को अंत तक जरूर अटेंड करना। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। इससे पहले हमने आपको 594 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। 595 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे उस धातु का नाम बताएं जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। तो याद रखना, इस धातु का नाम हो जाएगा पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो आपके कमरे के तापमान में किस अवस्था में रहती है? तरल अवस्था में रहती है। तो इसका एक्सप्लेन समझते हैं, आखिर पारा है क्या, इसके बारे में सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि पारा कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, जिससे यह अन्य धातुओं के बीच एक अपवाद बन जाता है जो इन परिस्थितियों में ठोस होते हैं। सेकंड पॉइंट आपसे कहता है कि ब्रोमीन कमरे के तापमान पर एक तरल है, लेकिन यह एक धातु नहीं है, इसीलिए वरना आपका ब्रोमीन ही ऑप्शन सही होता। यह एक क्या है? आपका हैलोजन होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए ब्रोमीन क्या है, तो ये आपका एक प्रकार का हैलोजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 596 नंबर आपसे क्या पूछता है। कहते हैं मछली पालन संकेतक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जरूर ये बात याद रखना कि मछली पालन संकेतक जो है ये आपके संभाव्यवाद से संबंधित हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेन समझते हैं। देखिए आप लोग एक्सप्लेन को जरूर ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जब आप एक्सप्लेन के जरिए कहानी के तरीके चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। कहते हैं मत्स्य पालन, जिसे मछली पालन के नाम से भी जाना जाता है, मछली को प्रजनन, पालन और कटाई करने का क्या है आपका अभ्यास है। सेकेंड पॉइंट कहता है संभाव्यवाद का सिद्धांत बताता है कि पर्यावरण की कुछ सीमाएं हैं या प्रतिबंध निर्धारित करते हैं कि, लेकिन क्या है, संस्कृति जो है ये सामाजिक स्थितियों से निर्धारित होती है आपकी। ये बात जरूर याद रखना है। सेकंड पॉइंट आपसे कहता है मत्स्य पालन के संदर्भ में इसका मतलब है कि जबकि जल की गुणवत्ता, तापमान और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता जैसे पर्यावरणीय कारक मछली पालन को प्रभावित करते हैं, मानव जो है ये नवाचार और तकनीक इन परिस्थितियों के अनुकूलित और अनुकूलित कर सकती है। ठीक है। सेकंड लाइन आपसे कहती है कि संभाव्यवाद इंगित करता है कि पर्यावरणीय बाधाओं के बावजूद भी अनुकूली रणनीतियां और बेहतर प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से सफल मछली पालन को प्राप्त करने में कई तरीके हैं। यानी अगर पर्यावरण में कोई समस्या भी है, लेकिन एक अनुकूल रणनीति अपनाकर जो है हम लोग मछली पालन को क्या है सफल बना सकते हैं। ये बात कहने का मतलब हो जाएगा। चलिए देखते हैं 597 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 597 नंबर क्वेश्चन कहता है लैंड सॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो ये आपके जर्मन के स्कूल से संबंधित हो जाएगी। तो 597 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं क्या कहता है। लैंड सॉफ्ट विचारधारा जो भूदृश्यों और उनके मानव पर्यावरण अंतःक्रियाओं की समग्र समझ पर जोर देती है। मुख्य रूप से क्या होता है, जर्मन जो है ये आपके स्कूलों से जुड़ी हुई है। सेकेंड पॉइंट आपसे कहता है कार्ल ट्रोल। सेकेंड पॉइंट कहता है कार्ल ट्रोल, आटो शुल्टर और सिगफ्रीड और पासार्ज जैसे जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 598 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, इसको भी समझते हैं। कहता है पर्यावरण प्रदूषण ने निम्नलिखित में से किसे जन्म दिया है? तो जो आपका पर्यावरण प्रदूषण है इसने जो है आपके नव नीतिवाद को जन्म दिया है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये नव नीतिवाद होता क्या है। कहता है कि पहला पॉइंट कि नव नीतिवाद जैसे संभावनावाद के नाम से भी जाना जाता है, एक सिद्धांत है जो बताता है कि जबकि पर्यावरण की कुछ बाधाएं या सीमाएं निर्धारित कर सकता है, मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति के माध्यम से इन सीमाओं को समायोजित और प्रभावित भी कर सकती हैं। सेकंड पॉइंट आपसे कहता है कि एक आधुनिक मुद्दे के रूप में पर्यावरण प्रदूषण ने पर्यावरण पर मानव के महत्वपूर्ण प्रभावों को उजागर किया है, जिसके कारण क्या हुआ है, नवनीतिवाद पर अधिक जोर भी दिया गया है। सेकंड पॉइंट कहता है यह मानवीय गतिविधियों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के बीच पारस्परिक संबंध पर ध्यान भी केंद्रित करता है तथा संसाधनों के जिम्मेदार और टिकाऊ प्रबंधन पर भी आपके जोड़ देता है। 590 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछते हैं। 599 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत सर्किट में प्रवाहित धारा की पहचान करता है? तो ऐसा कौन सा उपकरण है जो आपके विद्युत सर्किट में क्या है प्रभावित, जो उसमें धारा होती है उसकी पहचान करता है? तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर जी, ये भी पहचान करता है। इसके अलावा जनरेटर आपका नहीं पहचान करता, और आमीटर, ये आपके दोनों ही जो हैं विद्युत सर्किट में जो धारा प्रभावित होती है उसकी पहचान करते हैं। इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा।
चलिए एक्सप्लेन के माध्यम से और हम चीज़ों को क्लियर करते हैं। देखिए आपका ऑप्शन है उत्तर सही विकल्प गैल्वेनोमीटर और आमीटर हो जाएगा। चलिए गैल्वेनोमीटर से संबंधित सारी बातें पढ़ते हैं। कहता है एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विशिष्ट रूप से सर्किट में विद्युत धारा का पता लगाने और संकेत देने के लिए किया जाता है। यह अत्यधिक संवेदनशील भी होता है और बहुत ही छोटी धाराओं का भी पता लगाने में क्या है सक्षम है, चाहे वो कितनी ही छोटी धारा क्यों ना हो। ये जो है आपका गैल्वेनोमीटर उस धारा का पता आसानी से लगा सकता है। सेकंड पॉइंट कहता है आमीटर यह उपकरण विशेष रूप से परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए डिजाइन ही किया गया है। इसका उपयोग आमतौर पर बड़ी धाराओं के लिए किया जाता है और यह सीधे एम्पियर को क्या है पढ़ता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि जबकि गैल्वेनोमीटर छोटी धाराओं का पता लगाने और मापने के लिए अधिक उपयुक्त है और आमीटर बड़ी धाराओं को, सीधी सी बात आपको ये याद रखनी, गैल्वेनोमीटर छोटी धाराओं का पता लगाने में सक्षम है और आमीटर जो है बड़ी धाराओं का पता लगाने में आपका सक्षम हो जाएगा। कहता है दोनों उपकरण विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति की पहचान भी करते हैं, लेकिन क्या है उनकी संवेदनशीलता और माप की सीमा में क्या होता है आपके अंतर होता है। 600 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तारों की चमक का प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछा गया है कि जो आपके तारों में चमक होती है या प्रकाशीय प्रक्रिया जो है किसके कारण होती है, तो आप लोगों को जरूर याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, जो आपकी तारों की चमक होती है और उनकी प्रकाशीय प्रक्रिया जो है ये आपकी इसी के कारण होती है। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की चमक का प्रकाशीय प्रक्रिया होती है, ये बात याद रखना। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है वायुमंडलीय अपवर्तन से तात्पर्य है प्रकाश के बंकन से, क्योंकि यह पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, जिसमें परिवर्ती घनत्व भी होता है और अपवर्तक सूचकांक भी आपके होते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है यह ऑप्टिकल घटना तारों जैसी आकाशीय पिंडों से प्रकाश के हमारी आंखों तक पहुंचने के तरीकों को क्या करती है, प्रभावित भी करती है। सेकेंड पॉइंट कहता है टिमटिमाहट के बारे में बताया गया। कहता है टिमटिमाना या चमक वायुमंडलीय अपवर्तन का ही परिणाम है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ये टिमटिमाहट और टिमटिमाना किस कारण होता है, तो ये आपके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है, जो तारे की चमक और स्पष्ट स्थिति में उतार चढ़ाव के कारण बनता है। 601 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, स्टील के ग्लास की तुलना में चीनी मिट्टी के मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक होता है, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इस के बाद आपको इस क्वेश्चन को दोबारा नहीं समझना होगा, इस तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो याद रखना कि इसके पीछे की जो मेन वजह होती है वो स्टील के गिलास की अपेक्षा जो आपका चीनी मिट्टी का मग होता है उसमें जो है चाय पीना सुविधाजनक होता है। इसके पीछे की जो मेन वजह हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर पहले तो हो जाएगा बी। कहता है चीनी मिट्टी उष्मा की खराब चालक होती है, ठीक है, इसी वजह से जो है वो चीनी मिट्टी के मग में चाय पीना सुविधाजनक होता है, क्योंकि ये क्या है उष्मा की खराब चालक होती है। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ेंगे, वहाँ से आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे। कहता है उष्मा चालन किसी पिंड के एक भाग से दूसरे भाग में या एक पिंड से दूसरे पिंड के सीधे संपर्क में आपका उष्मा अंतरण होता है। कहता है पॉइंट कहता है स्टील जैसी धातुओं की तुलना में पोर्सिलेन के बर्तन जैसी सामग्रियां उष्मा की खराब संवाहक होती हैं। पोर्सिलेन का खराब उष्मा संचालन इसे गर्म पेय पदार्थ पीने के लिए आदर्श बनाता है, क्योंकि यह हाथों पर महसूस होने वाली उष्मा को कम भी करता है। क्वेश्चन नंबर 602 आपसे पूछता है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि आपकी किस तरीके की होती है। तो आपको ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि जो आपके अवतल दर्पण द्वारा छवि बनाई जाती है वो आपकी किस तरीके की होती है। तो याद रखना सबसे पहले इनमें से किसी भी प्रकार की आपके अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि नहीं होती है। अब आखिर अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि होती कैसी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है अवतल दर्पण एक प्रकार का वक्र दर्पण है जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अवतलित होता है। सेकंड पॉइंट कहता है फोकस बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति के आधार पर अवतल दर्पण वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये बात आप लोग नोट करके लिख लीजिए। अवतल दर्पण किस तरीके का प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण जो है सबसे पहले वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। अब आज के बाद आपको किसी भी प्रकार के दर्पण के प्रतिबिंब को समझने की जरूरत नहीं होगी, हम इतने बेहतरीन से एक्सप्लेन करने वाले। चलिए समझते हैं। सबसे पहले कहता है वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण में अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी, और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार किस तरीके का होगा, आपका अत्यधिक छोटा होगा।
और प्रतिबिंब की प्रकृति आपकी कैसी होगी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये वास्तविक और उल्टा होगी। ये सारी बातें आपकी अवतल दर्पण से संबंधित है। अवतल दर्पण जब आपका अनंत पर होगा तब क्या होगा। फिर सेकंड पॉइंट कहता है अवतल दर्पण जब आपका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तब क्या होगा, जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में क्या होगा, इसकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी कहाँ पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। और इसके प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा आपकी, वो छोटा हो जाएगा। और प्रकृति इसकी कैसी होगी, वो आपकी सेम ही होगी, वास्तविक और उल्टा। देखिए प्रकृति इसकी हमेशा वास्तविक और उल्टा ही रहेगी, तो ये आपको बार बार समझाएंगे नहीं। बाकी चीज़ें देखते हैं। अगर आपका अवतल दर्पण वक्रता के केंद्र पर है तब क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति वो आपके वक्रता के केंद्र पर ही रहेगी। और वस्तु की तुलना में अगर प्रतिबिंब का आकार पूछा जाए तो समान आकार का हो जाएगा। और प्रकृति आप लोग वास्तविक और उल्टा ही याद रखना है। सेकंड पॉइंट कहता है अगर आपका अवतल दर्पण फोकस पर है तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति आपकी कहाँ होगी, अनंत पर होगी। और इसका वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, ये बात जरूर याद रखना, अत्यधिक बड़ा होगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक और उल्टा। फिर कहता है कि अवतल दर्पण जब आपका फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच में है तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच इसकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी। और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार आपका क्या होगा, बड़ा होगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा। तो आप लोग अवतल दर्पण से संबंधित सारी चीज़ें समझ गए होंगे, चाहे वस्तु की स्थिति कहीं पर भी हो, केंद्र पर हो, फोकस पर हो, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके की उसकी स्थिति होती है, प्रकृति होती है, और वस्तु की तुलना में इसका आकार किस तरीके का होता है। चलिए 603 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 603 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। तो आपकी जो अम्फोटेरिक अम्लों में शामिल हो जाएगा वो आपका जल शामिल हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन समझते हैं क्या कहता है। कहता है पहला पॉइंट उभयधर्मी, जिसको हम लोग एम्फोटेरिक अणु वे होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों के रूप में अभिक्रिया कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है ये पदार्थ जिस वातावरण में उसके आधार पर एक प्रोटॉन दान कर सकते हैं या एक प्रोटॉन स्वीकार कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपसे कहता है पानी एक प्रोटॉन को स्वीकार करके क्षारक के रूप में भी कार्य कर सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अपनी अभिक्रिया में, जहां यह अपने मूल व्यवहार को भी प्रदर्शित करते हुए और क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, स्वीकार भी कर लेता है। 604 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है ध्वनि को मापने की इकाई किसको कहते हैं। तो ध्वनि मापने की इकाई ना तो वोल्ट होती है, ना तो वाट होगी, ना तो एम्पियर होगी। अब ध्वनि मापने की इकाई आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या होती है, आपके डेसीबल होती है। क्या होती है ध्वनि मापने की इकाई, डेसीबल होती है। चलिए इसका एक्सप्लेन समझते हैं, वहाँ से चीज़ें आप अच्छे से समझ जाएंगे। कहता है ध्वनि के मापने की इकाई को डेसीबल कहा जाता है। यह एक लघुगणकीय इकाई है जिसका उपयोग ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 605 देखते हैं क्या कहता है, पर्यावरण के लिए खतरा क्या है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पर्यावरण के लिए खतरा क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो आपकी जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। चलिए इसका एक्सप्लेन समझते हैं। कहता है जनसंख्या वृद्धि, लोगों की बढ़ती संख्या कई पर्यावरणीय चुनौतियों को उत्पन्न कर सकती है। पहला पॉइंट है संसाधनों का अति प्रयोग, अधिक लोगों का अर्थ है जल भोजन की अधिक खपत होगी, ठीक है, जो पर्यावरण पर क्या डाल सकती है, दबाव डाल सकती है। सेकंड पॉइंट कहता है अपशिष्ट उत्पादन, अधिक जनसंख्या अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करती है जिसका उचित प्रबंधन न होने पर प्रदूषण भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट कहता है पर्यावास स्थान की हानि, अधिक लोगों के पर्यावास स्थान के लिए प्राकृतिक क्षेत्रों को प्रायः शहरी या कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जैव विविधता की हानि होती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आज की उम्मीद करते हैं आज के जो भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे पसंद आए होंगे। थोड़ी सी समस्या होने की वजह से क्लासें आपकी छोटी आ रही हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जैसे ही सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी हम आपके लिए वैसे ही उसी प्रकार का कंटेंट लेकर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को आज का ये सेशन हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे।